स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम करेंगे द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल एनालिसिस। आज है 17 सितंबर और एडिटोरियल एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के एनालिसिस की जो PDF है आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज जो एनालिसिस करने वाले हैं हम आर्टिकल्स का, उनमें जो पहला आर्टिकल है वो है फर्टिलिटी इश्यूज़ को लेके। टोटल फर्टिलिटी रेट्स क्या हैं इंडिया में और क्या उनके इम्प्लीकेशंस होंगे फ्यूचर में। और दूसरा जो आर्टिकल है वो है रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है पिछले 6 मंथ से और उसके कुछ जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं और एक थोड़ा स्टोरी लाइन है कि क्या हो सकता है यूरोप के साथ आने वाले फ्यूचर में इस वॉर की वजह से। आइए शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से जो कि द हिंदू का एडिटोरियल है और जिसकी हेडिंग है आपका द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी आर मैनी। देखिए, आर्टिकल शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं फर्टिलिटी रेट्स के बारे में कि क्या होते हैं फर्टिलिटी रेट्स, क्योंकि इस पूरे आर्टिकल में जो है फर्टिलिटी रेट्स कैसे आपका बढ़े हैं, पिछले कुछ घटे हैं पिछले कुछ सालों में आज़ादी के बाद से, और इनका क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है पॉजिटिव, और फर्दर फ्यूचर में इसकी कुछ नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भी हैं जो कि कुछ ग्लोबल वर्ल्ड में दूसरी कंट्रीज़ में देखने को मिली हैं। तो उसी को लेकर जो है पूरा डिस्कशन है। पर उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है TFR, जिसे बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है आपका। आप देखिए कि जो भी कोई कंट्री है, सपोज़ कीजिए कि कोई भी हमारा इंडिया है, उसके अंदर जो है एक पॉपुलेशन ग्रोथ है, वो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है होता है। ठीक है, वो हर कंट्री में है। इंडिया जो है आपका 2030 तक जो है लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बन जाएगा पॉपुलेशन का वर्ल्ड के अंदर। अब TFR क्या है। TFR का मतलब है कि एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो भी कोई एक महिला प्रोड्यूस करती है अपने रिप्रोडक्टिव लाइफ में। रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है यहाँ पे डिफाइन कर रखा है वो है 15 टू 49 ईयर्स तक का। 15 टू 49 ईयर्स तक की एज में कोई भी महिला जितने भी बच्चे पैदा करती है उसी को कहते हैं TFR रेट, यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, और यही टोटल फर्टिलिटी रेट जो है आपका पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। इसका नंबर याद करना बहुत ज़रूरी है। जो बेस्ट TFR रेट होता है वो होता है 2.1। जो बेस्ट TFR रेट है वो 2.1 है। और जो TFR है आपका वो 15 टू 49 ईयर्स की एज में जो भी वुमेन प्रोड्यूस करती है जितने भी बच्चे, उसको आपका TFR कहते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट। अब राइटर जो है कह रहे हैं कि ग्लोबल पॉपुलेशन में स्टडीली डिक्रीज देखने को मिल ही रहा है। कहाँ आपका पहले बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी, लेकिन धीरे धीरे सभी कंट्रीज़ ने आपका पॉपुलेशन को कम करने की कोशिश की है। इनफैक्ट चाइना और इंडिया ने भी स्पेशल मेजर्स लिए हैं ताकि अपनी पॉपुलेशन को कम किया जा सके। ये तो एक पॉपुलेशन रिगार्डिंग बात हो गई, लेकिन इसके अलावा एक दूसरा फैक्ट है वो है फर्टिलिटी रेट का। और एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन भी आपका डिक्लाइन हुआ है इंडिया में 50% तक, क्योंकि 1950s में क्या था, 1950s के दौर में जो है एक एक महिला के 5-5 बच्चे हुआ करते थे, जो कि आज सिचुएशन नहीं है। इस सिचुएशन को बहुत हद तक कम किया गया है और 2020 तक तो 2.4 चिल्ड्रन एक वुमेन के पास था, मतलब एक महिला के जो है ऑन एन एवरेज 2.4 चिल्ड्रन हुआ करते थे। तो ये दिखाता है कि कैसे जो है 70-75 साल में हम 5 की एवरेज से 2.4 पे आए हैं, जो कि एक बड़ा आपका नंबर है। और उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, गवर्नेंस फैक्टर्स हैं, जिन्होंने प्रॉपर जो है कंट्रीब्यूशन हुआ है और सब ने एक अच्छा काम किया है पूरे के पूरे सिस्टम ने इस चीज़ को कम करने में। तो ये कहते हैं राइटर कि ये जब पॉसिबल हुआ है क्योंकि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की वजह से। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको इसमें बता दूं कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में कुछ स्टेजेस होती हैं। जैसे फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, बर्थ रेट भी हाई होता है और डेथ रेट भी हाई होता है। ठीक है, बर्थ रेट डेथ रेट दोनों हाई होते हैं। सेकंड स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज में जो है आपका कंट्री थोड़ा सा आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने की वजह से कुछ इनकम उनकी इंप्रूव हो जाती है, तो वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं अच्छी हो जाती हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हो जाने की वजह से बर्थ रेट तो ज़्यादा रहता है और डेथ रेट जो है कम हो जाता है, क्योंकि डेथ रेट में कुछ बीमारियों पे आपका कंट्रोल हो जाता है, दवाइयाँ अवेलेबल हो जाती हैं, तो डेथ रेट कम हो जाता है। वहीं थर्ड स्टेज आती है। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि इसमें थोड़ी एजुकेशन अवेयरनेस होती है, सोशल मोबिलिटी होती है, हाई इनकम थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो लोगों के पास जागरूकता आती है, तो वो बर्थ रेट भी कम करते हैं। तो इसमें बर्थ रेट भी कम होता है और डेथ रेट भी कम होता है। ठीक है, अभी जो है आपका इंडिया इसी फेज़ में है जहाँ बर्थ रेट भी कम हो रहा है और डेथ रेट भी कम हो रहा है। और इसके बाद आता है फोर्थ स्टेज, जिसमें आपका बर्थ रेट और डेथ रेट बिल्कुल ही ज़्यादा कम हो जाता है,
क्योंकि लोग जो है हाई कंजम्पशन पैटर्न पे चलते हैं। जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ मेटरलिस्टिक लाइफ दी जाती है, लोगों का शादी पर और बच्चे पैदा करने पर इतना विश्वास नहीं है। वहाँ एक एक महिला जो है पूरे एक एक महिला एक एक पुरुष पूरे पूरे जीवन में ऐसे भी हैं जिन्होंने ना शादी की है और ना कभी बच्चा किया है। तो वहाँ जो है फोर्थ स्टेज होती है जिसमें कि जो है कोई बच्चा करता ही नहीं है। तो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की जो स्टेजेस हैं, ये जो है पूरे कंट्रीज़ के अंदर जो है ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने की वो दिखाई दे गए हैं रादर के रिचर वंस। रिच कंट्रीज़ में जो है इतना तेज़ी से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन नहीं हुआ है जितना तेज़ी से आपका पुअर कंट्रीज़ में देखने को मिला है। और जैसे एग्जांपल के तौर पे राइटर बताते हैं कि ब्रिटेन को जो है 130 ईयर्स लगे अपने फर्टिलिटी रेट को 5 से घटाकर 2 लाने में। वहीं साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज़ को 20 ईयर्स लगे यही अचीव करने में। तो आप ये देख सकते हैं कि कहाँ ब्रिटेन और कहाँ साउथ कोरिया। ब्रिटेन को 130 ईयर्स लगे और साउथ कोरिया को 20 ईयर्स। तो यही वो दर्शाना चाह रहा है कि जो रिच कंट्रीज़ हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, लेकिन अब उसके बाद जो पुअर कंट्रीज़ हैं उन्होंने बहुत तेज़ी से इस फर्टिलिटी रेट को जो है अचीव किया है। स्पेशली एग्जांपल के तौर पे आप देखें तो साउथ कोरिया के अंदर जो आपका फर्टिलिटी रेट है वो 1.05 चिल्ड्रन पर वुमेन है, जो दिखाता है कि काफ़ी लो है। क्योंकि मैंने आपको आर्टिकल के शुरू में ही बताया था कि बेस्ट फर्टिलिटी रेट जो होता है वो 2.1 होता है। ये आपसे कहीं क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बेस्ट फर्टिलिटी रेट आप किसे कंसीडर करेंगे, तो आप उस कंडीशन में हमेशा जवाब दीजिए कि 2.1। ठीक है। और इंडिया का सिनेरियो भी कुछ ऐसा ही है। कहाँ आपका 5 का फर्टिलिटी रेट था इंडिया का, और अब हम धीरे धीरे हमने काम करते करते पहली बार जो है 2021 में फर्स्ट टाइम हम बिलो 2.1 आपका पहुँचे हैं, बिलो 2 पहुँचे हैं आपका 2021 में, जो दिखा रहा है कि 10% तक का डिप हुआ है लास्ट 5 ईयर्स में। देखिए इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट था वो उस पर जो है बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो सब हुआ है। क्योंकि 1952 में सबसे पहले जो है गवर्नमेंट ने प्लानिंग प्रोग्राम किया था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम किया था। उसके रिजल्ट्स जो है 1990s के बाद दिखाई देना शुरू हुए थे, जब केरला जो है फर्स्ट स्टेट बना था इंडिया में जिसके फर्टिलिटी रेट जो है रिप्लेसमेंट लेवल से भी ज़ीरो थे, बिलो थे। इसके अलावा जो है और भी फैक्टर्स हैं, जैसे हायर लेवल ऑफ एजुकेशन है और फीमेल्स को जो है ज़्यादा पढ़ाने का चलन चल रहा है। एवरेज एज जो है महिलाओं की शादी की वो बढ़ी है, और अब जो है लेट से शादी कर रही हैं लड़कियां भी, करियर ओरिएंटेड हो रही हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, बेटर एक्सेस हो रहा है आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को लेके, और हेल्थ केयर पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। ड्रॉप आउट रेट्स जो हैं आपका एजुकेशन से कम करने की बार बार सरकार कोशिश कर रही है। हरियाणा बिहार जैसी गवर्नमेंट जो है उन्होंने स्कीम्स लेके आई हैं जहाँ पे वो जो है गर्ल चाइल्ड को जो है साइकिल देते हैं ताकि उनके जो है ड्रॉप आउट रेट्स कम हो सकें और वो ज़्यादा जो है आपका स्कूल जा सके, उनको प्रमोट किया जा रहा है उनकी स्कूलिंग को। तो ये सब चीज़ें हैं। दूसरी जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम हुआ है, और ये आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कम हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट दोनों ही कम हुए हैं, जिसके कारण ये देखने को मिला है कि आपके जो है फीमेल जो फर्टिलिटी रेट्स हैं वो डिक्लाइन हुए हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आप जानते हैं कि वो मोर्टेलिटी रेट्स होते हैं जहां आपका बच्चा जो है 1 साल भी अपना अगर वो ना कर पाए, और 1 साल आपका होने से पहले ही अगर बच्चा मर जाए तो उसे जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। 1 मिनट। हाँ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है आपका वो लेस देन 1 ईयर्स का होता है। वहीं नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट भी कम हुए हैं। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या होते हैं, अगर लेस देन 28 डेज़ में ही कोई नवजात शिशु मर जाए तो उसे जो है नियो मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। तो ये चीज़ें जो है कम हुई हैं, और इनके पीछे जो है आपको मैंने बता दिया कि हायर फोकस रहा है प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर, और दूसरी सभी चीज़ें रही हैं जिसकी वजह से हमने ये सब अचीव किया है। अब ये एक जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है जो कुछ बताता है कि टोटल फर्टिलिटी रेट पहले क्या थे, अब किस तरह से चल रहे हैं, और फ्यूचर में आपको मैंने बता दिया कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह हो सकते हैं। देखिए अभी जो है इसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी देखने में आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस इसके हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। शॉर्ट टर्म में जो है कहते हैं कि पॉजिटिव होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है हमें इसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। देखिए शॉर्ट टर्म में तो यही होगा कि जैसे जैसे फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन होगा तो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन होगा, और 2 नंबर जो होता है TFR का, ये पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन इसको ही कहते हैं। इसको पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन से ही जाना जाता है, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर आप ये देखिए कि फर्टिलिटी रेट कम हुआ है तो ऑब्वियसली जो है उनकी इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा इकोनॉमिक ग्रोथ में, जिससे आपकी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होंगी आपकी पब्लिक हेल्थ में, एजुकेशन में और स्किल्स में।
वहीं दूसरी तरफ जो है, अगर इसके जो पॉजिटिव इफेक्ट वुमेन की एजुकेशन पे भी पड़ेंगे। अगर फर्टिलिटी रेट कम है तो वुमेन्स जो है आपका ये समझिए कि उनकी एम्पावरमेंट हो रही है, और वुमेन जो है आपका एजुकेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही हैं। और आप ये मान के चलिए कि अगर एक वुमेन जो है एजुकेट होती है तो वो नेक्स्ट जनरेशन्स, आने वाली जनरेशन्स के लिए भी उसके ऊपर एक बहुत इफेक्ट पड़ता है, और वो जो है पूरा का पूरा उनका जो पूरा का पूरा जो एजुकेशन वो प्लान होता है उनकी आने वाली फैमिली का बिल्कुल चेंज हो जाता है। और ये सब पॉसिबल हो पाया है क्योंकि इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है, बेटर हेल्थ केयर प्रोवाइड किया है, फर्टिलिटी ड्रॉप्स को कम करने में, और एजुकेशन पे भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जैसे जैसे जो है वर्किंग एज पॉपुलेशन, जैसे जैसे फर्टिलिटी रेट्स कम हो रहा है तो वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है हमारी कंट्री में अभी बहुत ज़्यादा है, और डिपेंडेंट एज ग्रुप्स जो है कम है। वर्किंग एज पॉपुलेशन जो होती है वो होती है 15 से 59 ईयर्स तक, ठीक है। अभी जो है बल्क ऑफ द पॉपुलेशन इसी के बीच में है हमारे देश की, और डिपेंडेंट्स जो है आपका कम है। तो आप ये समझिए कि जो वर्किंग पॉपुलेशन अभी 15 to 59 के बीच में है वो बहुत ही यूथ है, हाई लेवल ऑफ जो है उनका इंकरेजमेंट है काम करने के लिए, जिसकी वजह से इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने से इन्वेस्टमेंट होगी, और इन्वेस्टमेंट से जो है सेविंग्स होंगी, और ऑटोमेटिकली जो है इसका कंट्रीब्यूशन आपका पूरा का पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर पड़ेगा। दूसरा, फर्टिलिटी रेट्स अगर कम होंगे तो लोअर प्रेशर होगा हमारा लैंड के ऊपर, वाटर के ऊपर, और सभी रिसोर्सेज के ऊपर, और ये जो है हमको हेल्प करेगा अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मैं चाहता हूँ कि आप जो है पढ़ें एक बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में और क्या है, और कमेंट सेशन में बताएं कि कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे जो हमें अचीव करने हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ वरिंग ट्रेंड भी है जो कह रहा है कि आपका कुछ प्रॉब्लमेटिक इश्यूज भी हो सकते हैं फ्यूचर में आके इस चीज़ को लेके। देखिए, इंडिया में जो है सबसे पहला एक सोशल फैक्टर मैं आपको बता दूं कि जो है सन प्रेफरेंस को लेकर बहुत ज़्यादा जो है आपका ऑब्सेशन है। तो ऐसा हो सकता है कि फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन करने की कोशिश में जो है बहुत सारे लोग जो हैं कोशिश करें कि एक ही बच्चा होगा उनके पास, और एक बच्चे की एवज में जो है वो ये कोशिश करें कि एक बच्चा लड़का ही हो। तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है कि उस सिचुएशन में ये होगा कि अगर इस तरह की आपके माइंडसेट वाले लोग ज़्यादा हो गए तो ये गर्ल चाइल्ड सेक्स रेशो पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा, और फिर वही फीमेल इन्फेंटिसाइड और ये सब शुरू हो जाएगा, जिसको जो है आपका अच्छा नहीं माना जा रहा है, स्पेशली गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और फर्दर फ्यूचर में उसके अपने इम्प्लीकेशंस कुछ अलग लेवल पे देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज़ कि फैमिली प्लानिंग का जो ज़्यादा बर्डन है वो वुमेन के ऊपर ही माना जाता है, और मैन जो है यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि फैमिली प्लानिंग, या फिर आप ये समझिए कि जो बच्चा पैदा करने की वो है वो केवल जिम्मेदारी महिलाओं की है, उसमें पुरुषों का कोई योगदान नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है ताकि वो जाने कि मेंस का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है इसमें जितना कि वुमेंस का। इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं एक्सपीरियंस कर रही हैं कि जो पॉपुलेशन पहले उनकी फर्टिलिटी रेट्स कम हो जाने की वजह से अब वो देख रहे हैं कि ज़्यादातर पॉपुलेशन उनके पास जो है डिपेंडेंट्स की है, मतलब वो लोगों की है जो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते इकोनॉमिक एक्टिविटी में। जापान का एक एक्सपीरियंस है जो देख रहा है कि उन्होंने जो है 1990 से जो है बहुत ही ज़्यादा फर्टिलिटी रेट जो है लोअर लेवल पे अचीव किया था, जिसकी वजह से नई पॉपुलेशन जो है ऐड नहीं हो पाई, नया यूथ जो है ऐड इतना नहीं हो पाया, और लास्ट में अभी जो सिचुएशन वहाँ चल रही है वो ये है कि वहाँ पे ज़्यादातर तादाद जो है बूढ़े लोगों की है, और बूढ़े लोगों की ज़्यादा तादाद होने की वजह से उनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होता है कि वो एक तो इकोनॉमी में इतना अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, और दूसरा गवर्नमेंट के जो है फिजिकल चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें जो है उनके रखरखाव के लिए पेंशन या दूसरे अलाउंसेस वगैरह देने पड़ते हैं, जो कि अपने आप में जो है एक फिजिकल इम्बैलेंस है, और उससे जो है सरकार के ऊपर जो है ज़्यादा खर्चा आ पड़ता है, जिससे कि सरकार हमेशा कोशिश करती है कि उसे वो टाला जा सके। तो ये चीज़ हो गई है। दूसरा, कैसे जो है इन फर्टिलिटी रेट्स के साथ जो है आपका डील करना है और कैसे जो है डिक्लाइन होता जा रहा है। देखिए, जो इशू है इसके लिए जो है एक साइंटिफिक और सस्टेनेबल पॉलिसी चाहिए हमें, ताकि हम मिटिगेट कर सकें इस पूरे इम्पैक्ट को, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो ये ठीक होगा हमारे देश के लिए या दूसरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है ऑब्वियसली इसके कुछ ना कुछ हमें इम्प्लीकेशंस देखने ही पड़ेंगे। बेहतर होगा अभी कुछ क्या करना चाहिए उस पर कुछ आपके स्टेप्स जो हैं बताए गए हैं, जिसको फॉलो करने की रिकमेंडेशन सभी लोग देते हैं। उसमें है कि पहले तो हेल्थ केयर और बेटर न्यूट्रिशन जो है अवेलेबल कराया जाए, ताकि इससे जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव हो और प्रोडक्टिविटी बढ़े, और ओल्डर सिटीज़न भी अगर वो हो गए हैं तो फिर भी वो कंट्रीब्यूट करते रहें। अगर उनका बेटर न्यूट्रिशन होगा,
टोटल जो है उनकी हेल्थ केयर अच्छी होगी पूरी लाइफ टाइम में, तो ऑब्वियसली वो जो है एक बहुत लेटर फेज ऑफ देयर लाइफ तक भी आपका एक अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं पूरी की पूरी इकोनॉमी में। दूसरा, लेबर मार्केट के अंदर जो है रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, ताकि वर्किंग वुमेन जिनके चिल्ड्रन हैं वो नॉन वर्किंग वुमेन भी जो है आपका लेबर मार्केट में एंटर कर सकें। इसमें लेबर मार्केट में रिफॉर्म्स के लिए यही कहा जाता है, जैसे अगर महिला हैं तो उनको मैटरनिटी बेनिफिट्स दिए जाएं, उनको अगर जो है आपका काम के वक्त जो है प्रेगनेंसी है तो भी उन्हें ये ना बोला जाए कि आप जो है नौकरी छोड़ के चले जाइए। स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में ऐसा बहुत देखने को मिला है, वहाँ भी उनके लिए जो है कुछ ऐसा प्रोविज़न रखना चाहिए सरकार को कि अगर वो आ नहीं रही हैं तो उनके पास जो है फिर भी उनको एटलीस्ट मिनिमम अमाउंट ऑफ सैलरीज जो है उनको प्रोवाइड करें, या फिर वर्क फ्रॉम होम का कल्चर भी आजकल चल रहा है जिसको जो है इम्बाइब किया जा सकता है बड़े लेवल पे। आगे राइटर बताते हैं कि कुछ विदेशी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने जो है आपकी कोशिश की है कि फर्टिलिटी को कैसे बूस्ट करें, क्योंकि उनके देश में जो है फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा लो डाउन हो गए थे, जिनकी वजह से वहाँ पे जो है लेबर सप्लाई की कमी हो गई थी। और आज आप देखेंगे कि कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कनाडा और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो आज जो है बहुत सारी कंट्रीज़ को ऑफ़र देती हैं कि आप वहाँ आएँ और वहाँ आकर काम करें। ये उन्हें ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ फर्टिलिटी रेट जो है बहुत पहले जो है डाउन हो चुके हैं, जिनकी वजह से आज वहाँ बूढ़े लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है और जवान लोग नहीं हैं जो वहाँ पे काम कर सकें। स्पेशली जो है कनाडा का एग्जांपल बहुत ज़्यादा देखा जाता है, और बहुत इंडियंस जो है कनाडा जाते भी हैं ताकि वहाँ काम कर सकें, अपनी रोजी रोटी ढूंढ सकें। इसमें जो है इसको चीज़ से उभरने के लिए जो है जर्मनी ने कुछ अच्छी कोशिश की है, जैसे उसने लेबर लॉज को लिबरल किया है, जहां उन्होंने पेरेंटल लीव और बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वुमेन को। इसके अलावा डेनमार्क जो है आपका आईवीएफ प्रोवाइड कर रहा है वुमेन को 40 ईयर्स से बिलो। आईवीएफ मतलब इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब वो महिला जो अब जो है प्रेग्नेंट नहीं हो सकती किसी कारण से, किसी इंटरनल बॉडी चीज़ में अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाने की वजह से, वो आईवीएफ के थ्रू जो है बच्चा पैदा कर सकती हैं। इसके अलावा हंगारी ने जो है पूरा सरकारी तंत्र कर दिया है आईवीएफ में, और आईवीएफ क्लिनिक्स खोले गए हैं और फ्री जो है उनका आईवीएफ किया जा रहा है, ताकि अगर कोई महिला ऐसी इच्छा रखती है कि वो बच्चा पैदा करना चाहे और लेकिन वो अपने शारीरिक उसके कारण नहीं कर पा रही है, तो वो आईवीएफ से जो है अपना बच्चा पैदा कर सकती है। इसके अलावा पोलैंड जो है मंथली कैश पेमेंट्स दे रहा है उन पेरेंट्स को जो अपने यहाँ 2 बच्चे पैदा करते हैं। वहीं रशिया जो है वन टाइम पेमेंट दे रहा है अपने पेरेंट्स को अगर उनके पेरेंट्स जो हैं 2 चाइल्ड अपने पास रखते हैं तो। इसके अलावा सोवियत यूनियन एरा में जो है वहाँ पे सोल्जर्स की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो उनके वहाँ चलन था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा किए जाएँ ताकि इस वास्ट कंट्री को जो है बॉर्डर किया जा सके, इनफ फोर्सेस जो है उनको मिल सकें। तो उसी के ऊपर जो है एक टाइटल होता था उस वक्त, मदर हीरोइन टाइटल। तो रशिया जो है अब दोबारा से उन महिलाओं को मदर हीरोइन टाइटल से नवाज रहा है जो कि अपने यहाँ पे 10 बच्चे पैदा कर रही हैं, और उनको जो है वन टाइम पेमेंट भी दे रहा है कम से कम 13 लाख रुपए की। तो ये सब जो है आपके मेथड्स हैं, ये कोशिश है उन कंट्रीज़ की कि कैसे जो है उनकी फर्टिलिटी रेट जो है इम्प्रूव की जाए, क्योंकि उन्होंने फर्टिलिटी रेट जो है अपनी पहले ही बहुत ज़्यादा कम कर ली थी। तो अब जो है उनको महसूस हो रहा है कि उनके यहाँ जो है लेबर सप्लाई नहीं है और पूरी तरीके से आपका जो है मैन पावर नहीं है जो कि पूरी की पूरी इकोनॉमी में एक सस्टेनेबल कंट्रीब्यूशन कर सके। तो इसके लिए ज़रूरत क्या है? ज़रूरत वही है जो हम पॉइंट्स ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि एक तो सबसे पहले जो है गवर्नमेंट को अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा, लेबर रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, हाई फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, फोकस रखें न्यूट्रिशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, ताकि सस्टेन लेबर सप्लाई हो सके। और इसके अलावा इंडिया जो है करंट में इन्वेस्ट करता है सिर्फ 1.3% अपने जीडीपी का हेल्थ में, और इस इन्वेस्टमेंट को जो है आपका बढ़ाएं ताकि ह्यूमन कैपिटल में आपका इन्वेस्टमेंट हो, हेल्थ में, एजुकेशन में, और एक हेल्थी प्रोडक्टिव पॉपुलेशन आपका हमारे इंडिया में तैयार हो जो कि नेशनली और ग्लोबली बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सके। इसके अलावा हमें जो है सस्टेन्ड कैंपेन चलाने चाहिए अपनी फैमिली प्लानिंग के मैसेजेस को स्प्रेड आउट करने के लिए, और क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए फीमेल एजुकेशन में, ताकि एक यूनिफॉर्म फर्टिलिटी लेवल जो है अचीव कर सकें सभी स्टेट्स के अंदर। स्पेशली हमारी कोशिश अभी तो ठीक है, हमारा 2.0 चल रहा है, लेकिन ऐसी कोशिश होनी चाहिए हमारी कि आने वाले फ्यूचर में जो है हमारा जो फर्टिलिटी रेट हो वो 2.1 हो, और ये सब तभी पॉसिबल होगा जब ऊपर दिए हुए मेजर्स को हम अगर फॉलो करें तो ये था द हिंदू का एडिटोरियल। इसके बाद आता है इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल। इस आर्टिकल में जो है राइटर कहता है कि यूरोप जो है आपका बहुत दिक्कत में आ सकता है रशिया के कुछ गैस डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स की वजह से। आप सभी जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, और ये वॉर जो है कम से कम 6 महीने से ज़्यादा हो गया है इसको कंटिन्यू में होते हुए, और इसके जो है बहुत ही ड्रामेटिक कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं पूरी दुनिया में। रशिया जो है आपका बहुत सारा नेचुरल गैस सप्लाई करता है यूरोप के अंदर,
और इसी यही जो है आपका कारण बन रहा है पूरे के पूरे यूरोप का की बर्बादी का। क्योंकि जैसे ही जो है आपका रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने पूरा का पूरा जो है सपोर्ट किया यूक्रेन को और सैंक्शंस भी कर दिए रशिया के ऊपर। रशिया ने इसके जवाब में जो है नॉर्ड स्ट्रीम जो एक पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन है, उसको जो है ऑफ कर दिया ताकि जो है वो किसी ना किसी तरीके से यूरोप को परेशान कर सके। हालांकि रशिया ने जो है अपनी नेचुरल गैस सप्लाई को रिड्यूस जरूर किया है, लेकिन यूरोप पहले से ये बात जानता था कि रशिया ऐसा काम करेगा और उन्होंने जो है अपने पूरे स्टॉक का 82% स्टोरेज कर लिया था ताकि वो जो है इससे कुछ हद तक जो है राहत पा सकें। लेकिन अभी जो है कुछ सिचुएशन कुछ अलग होती दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये है आपका फिगर नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन का, जो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ इस शहर से शुरू होती है वाइबॉर्ग से और यहाँ होते हुए जो है जर्मनी तक आती है। देखिए ये आज जर्मनी तक जरूर रही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरे के पूरे यूरोप पे होगा, क्योंकि जो यूरोप में सबसे बड़ा इकोनॉमी है वो जर्मनी है। पूरे यूरोपियन यूनियन को सस्टेन जो करता है वो जर्मनी है, और अगर जर्मनी ही आप समझिए कि उसकी ही कमर टूट गई तो पूरा का पूरा यूरोप जो है वो रिसेशन की गोद में चला जाएगा। तो रशिया ने ये एक स्ट्रैटेजिक तरीके से मूव किया है कि उन्होंने जर्मनी के ऊपर जो है ये गैस सप्लाई बंद कर दी है ताकि जो है वो फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सकें अपने देश के लिए। अभी जो रशिया का पूरा फॉरेन एक्सपोर्ट है वो टोटल अर्निंग जो उसकी होती है उसकी 50% अर्निंग जो है आपकी ऑयल एंड गैस से होती है, और वो पूरी की पूरी जो है गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, किसी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं है। आप जानते हैं कि पैंडेमिक और उसके बाद जो है यूक्रेन और उसके बाद जो है ये हो रहा है सिचुएशन कि पूरी यूरोपियन इकोनॉमी जो है आपकी वो रिसेशन की उस पे कगार पे आ चुकी है। बल्कि यूरोपियन इकोनॉमी नहीं, पूरा वर्ल्ड जो है आपकी रिसेशन के कगार पे है। और ऐसी सिचुएशन में नेचुरल गैस जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपका फ्यूल है, क्योंकि नेचुरल गैस जो है आपका मेन सोर्स है उनका किसी भी इंडस्ट्रीज़ में, स्टील इंडस्ट्रीज़ में, केमिकल प्रोडक्शन में, कार मैन्युफैक्चरिंग में, इन सब में जो है ये सब हाई एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं, और यहाँ पे गैस का बहुत बड़े लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है। और अगर जो है किसी भी तरह का ऑल्टरनेटिव उनके पास अवेलेबल नहीं हुआ तो उनको हो सकता है कि अपनी जो है इंडस्ट्रीज़ बंद करनी पड़ जाएँ, और जो अगर इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई तो ऑब्वियसली ये एक रिसेशन ही होगा, एक तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी की पूरी बंद हो जाएगी। दूसरी तरफ राइटर कहता है कि रशिया जो है आपका शायद एक चीज़ का इंतजार कर रहा है जो कि हिस्ट्री में उनकी हिस्ट्री से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यूरोपियन विंटर्स जो है बहुत ख़तरनाक होते हैं, बहुत सेवियर विंटर्स होते हैं जहाँ माइनस में जो है टेम्परेचर चला जाता है। तो इसी के लिए जो है उन्होंने रिकॉल किया है एक 1941 का वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की एक सिचुएशन को, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे जर्मन्स ने जो है आपका कॉन्कर कर लिया था फ्रांस को, और उसके बाद वो सोवियत यूनियन की टेरिटरी में भी घुस गए थे, और उसके बाद जो है टेरिटरी जो है वो कब्ज़ा करते रहे। और जर्मन्स को लेकिन जो है 1941 में जब विंटर आया रशिया में, तो रशिया के विंटर्स जो हैं वो यूरोप से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, वहाँ -30 तक भी टेम्परेचर चला जाता है। तो जर्मन सोल्जर्स को जो है अपना अडेप्टिबिलिटी नहीं थी कि इतने सब ज़ीरो टेम्परेचर्स पे वो कैसे जो है फाइट करेंगे, कैसे जो है अपने आप को वहाँ रखेंगे, तो उसको वो एक्सट्रीम कोल्ड को जो है बर्दाश्त नहीं कर पाए। और इन्हीं चीज़ का फ़ायदा उठा के रेड आर्मी, जो कि आपका सोवियट्स की आर्मी होती थी, उन्होंने जो है काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशंस किए और सारी सिग्निफिकेंट टेरिटरीज जो है अपनी छीन ली रशिया जर्मनी से, जो उन्होंने जो है उनसे ले ली थी। और इस तरीके से जो है आपका सोवियत यूनियन जो है आपका एक अच्छा खासा प्रभाव छोड़ पाया वर्ल्ड वॉर 2 में। तो पुतिन जो है इसी के लिए वेट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कैसे जो है यूरोप जो है स्ट्रगल करेगा विंटर में, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या होता है कि कार है, इंडस्ट्री है, या स्टील इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर या दूसरी सभी इंडस्ट्रीज़, या आपकी जो पूरी की पूरी यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो जो है आपका सेंट्रल हीटिंग उस पर ही सर्वाइव कर रही है। और उन सब चीज़ों के लिए जो है उनको गैस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ जो है दिन में थोड़ी देर के लिए भी सनलाइट नहीं होगी, बस स्नोफॉल और फ्रीक्वेंट स्नोस्टॉर्म्स ही होते रहेंगे। आप ये देखिए कि यूरोप में जो है ठंड इतनी लेवल पे हो जाती है कि लोग जो है पाइप से गैस घर में सप्लाई करते हैं और वहीं आग जलाकर अपने हाथों को गर्म करते हैं ताकि वो उस खतरनाक ठंड से बच सकें। तो यूरोपियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है कुछ एफर्ट्स किए हैं ताकि उनकी जो गैस की जो डिमांड है वो 10% तक कम हो जाए। लेकिन ये डिमांड जो है कम हो जाना तो ठीक है, लेकिन आने वाले विंटर में जो है इसके साथ वो कैसे कोप करेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ऑलरेडी आपका इंडस्ट्री का जो पूरा का पूरा इशू है वो तो आपको करना ही होगा, उसको तो सस्टेन तरीके से चलाना ही होगा। तो ये कोशिश होगी रशिया की कि इस तरीके से प्रेशर बना के वो कुछ ना कुछ जो है वॉर में कोई अपनी मनमर्जी से कोई ट्रीटी करा लें या कोई डील करा लें। वहीं आगे चल के राइटर कहते हैं
कि अभी जो देखने में मिला है वो ये है कि यूक्रेन जो है बहुत स्ट्रांगली जो है फाइट बैक कर रहा है इस पूरे के पूरे वॉर में। और पहले देखा जा रहा था कि रशियन जो सोल्जर्स हैं वो उनकी टेरिटरी में घुसते जा रहे हैं, कब्जा करते जा रहे हैं, लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट के हिसाब से बहुत सारे एरियाज़ जो पहले रशिया ने कब्जा कर लिए थे अब यूक्रेन फोर्सेस ने वो वापस ले लिए हैं, रिटेन कर लिए हैं। स्पेशली इज्यूम और कुपियानस्क, ये ऐसे दो टाउन्स थे जिनके ऊपर जो है कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में अब जो है यूक्रेन फोर्सेस वहाँ पे वापस अपना आप काबिज कर चुकी हैं। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि इस आने वाली विंटर के साथ साथ यूक्रेन जो है बिल्कुल इस वॉर का पासा ही पलट दे। वहीं देखने वाली बात ये होगी क्या क्या हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है और रशिया जो है विक्टोरियस रहेगा यूक्रेन के ऊपर और जीत पाएगा गैस वॉर इस यूरोपियन कॉन्टिनेंट के साथ। वहीं राइटर आगे चल के कहते हैं कि पिछले 80 साल में काफ़ी कुछ बदल चुका है। यूनाइटेड नेशंस को इस्टेब्लिश किया था पीस के लिए और देश जो है कोशिश कर रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ बनाने के लिए ताकि उनको सुपीरियर मिलिट्री बने और वो वॉर्स को जो है डोमिनेट कर सकें। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है वो कुछ और दिखा रही है। वो दिखा रही है कि यूनाइटेड नेशन जो है इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में इरेलेवेंट हो चुका है और वॉर जीतने के लिए केवल आपका सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स ही नहीं चाहिए होते, एक फाइटिंग स्पिरिट भी चाहिए होता है। जो फाइटिंग स्पिरिट जो है अभी यूक्रेन जैसे एक छोटे देश ने दिखाया है, जहां ऐसा माना जा रहा था कि रशिया जो है 3 दिन के अंदर पूरा यूक्रेन को ढेर कर देगा, वहां देखने को ये मिला है कि पिछले 6 महीने से ज़्यादा हो गया है और इस वॉर का कोई नतीजा नहीं आ पाया है। तो यही था आज के एनालिसिस में। इसी तरह के रोज़ एनालिसिस देखने और सुनने के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।